डीडी न्यूज़ एवियन, फ्रांस। तो हमारे संवाददाता अजय मिश्र जो कि बता रहे थे किस तरीके से क्या कुछ खास G7 में रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे और अजय भी हमारे साथ आके जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले गुरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे डी न्यूज़ पे इस विशेष कार्यक्रम में। गुरजीत सिंह जी, पहले आपसे समझना चाहूँगा, भारत की जो बढ़ती भूमिका है, लगातार ना सिर्फ लोकप्रियता हासिल भारत कर रहा है, बल्कि अगर देखा जाए तो अब भारत की बात को सुना जाता है। G7 जैसे मंच की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार एक जुड़ाव जो है वो हम वहाँ देखते आए हैं। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो कितना अहम और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये? धन्यवाद। इस समय जैसे आपने बताया, संसार संकट में है और संकट कई प्रकार के। इसमें जो भी नेता कुछ संसार के हित में बात करे उसकी आवाज जरूर सुनी जाएगी। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी केवल भारत की ही नहीं लेकिन पूरे विकासशील जगत की बात आगे रख रहे हैं। और तीसरी बात है कि जो G7 के 4 नेता हैं, जापान, जर्मनी, कनाडा और यूके, वो तो पहली बार ही G7 सम्मेलन में आ रहे हैं। 3 लोग पुराने हैं, प्रेसिडेंट मैक्रो, प्रेसिडेंट ट्रम्प और अब उसमें यह है कि प्रेसिडेंट मैक्रो भी अब लास्ट टाइम है, तो आगे तो होंगे नहीं, तो कंटिन्यूटी तो प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं G7 में, और जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो ही उनके सामने आता है। और उसमें भारत की जो अभी आपने पूरी रील दिखाई थी कि हर G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, वही चीजें आगे आती। लेकिन अब जो संकट हमारे सामने है उसमें दुविधाएं थोड़ी भड़क गई हैं। जैसे आपने जिक्र किया व्यापार का, अब व्यापार के दोषी तो इसी मंच में बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शनिज्म जो सबसे ज्यादा करते हैं वो इसी मंच में बैठे हुए हैं। उनको क्या बोले? तो ये खुद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करना और फिर हमसे एक उसका सुझाव मांगना, ये तो थोड़ा एक कायरता की निशानी है। तो दूसरी बात रही AI की प्रॉब्लम। अब AI में G7 के ऊपर कोई एक कंसेंसस नहीं है। तो भारत ने AI समिट रखी थी जिसमें मैक्रो भी आए थे, तो उसके ऊपर भी भारत के ऊपर कई टिप्पणियां करने को है कि हमने तो एक इंक्लूसिव एजेंडा बनाया है। अब G7 बात तो करता है इंक्लूसिव फ्यूचर की, लेकिन साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाया। साउथ अफ्रीका तकरीबन हर G7 समिट में होता था, लेकिन क्योंकि अमेरिका को इस समय साउथ अफ्रीका से आपत्ति है और साउथ अफ्रीका पिछला G20 चेयर भी रहा है, उसको बुलाना चाहिए था। जैसे भारत को बुलाया, ब्राजील को बुलाया, हम भी G20 चेयर रह चुके हैं, उसका भी एक सुझाव आता है। लेकिन तीसरी बात है कि भारत इस समय ब्रिक्स का चेयरमैन है, तो ब्रिक्स का कोई UAE भी वहां पर है, इजिप्ट भी वहां पर है, लेकिन भारत चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स की तरह एक और नुमाइंदगी करता है जिसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल गुरजीत सिंह जी, आपने बहुत साफ बताया कि G7 के भीतर के भी कुछ अंतर विरोध ऐसे हैं जिन्हें लेकर विश्व में तमाम अन्य मोर्चों पर कई सवाल उठते रहे हैं। भारत ग्लोबल साउथ की एक बड़ी आवाज बनकर G20 के मंच से निकला है, जब अध्यक्षता की है। प्रोफेसर सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, आप किस तरह से देखते हैं अब जब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे शेप ले रहा है, ऐसे में भारत की भागीदारी, हालांकि ये 7वीं बार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के मंच पे मौजूद होंगे, लेकिन इन 7 भागीदारी में इस बार ये बेहद अहम हो जाता है 2026 का G7 का ये शिखर सम्मेलन, क्योंकि जो बदलती परिस्थितियां वैश्विक है उसमें भारत प्रासंगिक है। भारत कई सारी चुनौतियों के समाधान के साथ है। भारत कई मल्टीलैटरल फोरम्स के बीच का सेतु है। तो किस तरह से आप भारत की बदली भूमिका को भी देखते हैं, और G7 में भी जो तमाम विसंगतियों का एक तरह से उदाहरण दिया अभी गुरजीत सिंह जी ने, उसे आप कैसे देखते हैं? ऋतु जी, ये जो बदलता भारत हम लगातार पिछले दशक में देख रहे हैं और उस दशक से थोड़ा समय और ऊपर गया है, भारत ने एक नई छवि विश्व के में सामने रखी है
और वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव एंगेजमेंट की है। 2019 से लगातार जो संकट विश्व के समक्ष रहे हैं, प्रधानमंत्री ने या तो विश्व के तमाम संगठनों की मदद करी है। हमें भूलना नहीं चाहिए जब क्लाइमेट क्राइसिस में विश्व के सामने क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में होना था, अगर भारत ने वो पोजीशन न ली होती तो क्लाइमेट पेरिस का प्रोसेस क्लोज नहीं होता। ये हमारे सामने एक महत्वपूर्ण अवसर है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेतृत्व में विश्व में एक रचनात्मक सोच के साथ ग्लोबल साउथ की पार्टनरशिप को रखा है। जैसा एम्बेसडर गुरजीत जी ने सही कहा कि हम लगातार कई प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ते रहे हैं। आपकी रिपोर्ट में आपने बताया कि 2019 से प्रधानमंत्री लगातार 7वीं बार भागीदारी कर रहे हैं। तो इस भागीदारी के मायने हमें समझना चाहिए और वो 2 स्तरों पर हैं। एक, जैसा मैंने कहा कि रचनात्मक सोच के साथ इन सम्मेलनों में भागीदारी, और दूसरा सबको साथ लेके चलने की क्षमता। ये दोनों बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ऐसा करते समय ग्लोबल साउथ की जो आवश्यकताएं हैं, जो व्यापक विकासशील देशों का समूह है, उनकी जो चिंताएं होनी चाहिए वो सामने लेकर के आना। विश्व में अभी कोई भी गोल ऐसा विश्व का नहीं हो सकता जो भारत के बिना अचीव किया जा सके, और इसलिए आवश्यक है कि चाहे सस्टेनेबिलिटी का इश्यू हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो, सभी पर जो साझा विकास की बात है उसमें लगातार हम वैश्विक मंचों पर सभी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वैश्विक हित की बात लगातार सचिन जी भारत हर मंच पर रखता नजर आया है। और हमारे संवाददाता अजय मिश्र एवियन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, इस बार G7 का जो फोकस है उसको देखा जाए और जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, किस तरीके से एक जुड़ाव हमें नजर आता है? क्या वही बातें या वही संदेश हम देखेंगे जो भारत लगातार दुनिया को दे रहा था, जो वैश्विक स्तर पर हम लगातार देख रहे थे? क्या उसी को लेकर एक अहम मंथन हमें नजर आएगा G7? मुकुल जी, धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये G7 का द एवियन समिट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक रिपोर्ट है। इसमें स्पष्ट तौर पर एमानुएल मैक्रो की तस्वीर के साथ में पहले ही पेज पर उन्होंने जो खुद अपने हाथों से लिखा है, स्पष्ट तौर पर वहाँ इसी संदर्भ में जो आप सवाल कर रहे हैं उसमें उनको कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इंडिया, ब्राजील, साउथ कोरिया एंड केन्या आर इनवाइटेड टू द एवियन समिट टू टेक पार्ट इन दीज ग्लोबल डिस्कशंस एंड टू हेल्प डिलीवर ऑन द प्रायोरिटीज। और मैं यहाँ पर सचिन सर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। खुद एमानुएल मैक्रो इस बात को कह रहे हैं कि आई इनवाइटेड देम एज दे आर द मेजर इकोनॉमीज दैट शेयर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द G7। दे आर फ्री मार्केट इकोनॉमीज एंड डेमोक्रेसीज। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति मैक्रो की तरफ से। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि भारत समेत जितने भी 4 देशों को बुलाया गया है, ये बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बड़ी फ्री मार्केट इकोनॉमी है और बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, और ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है G7 का एक पार्ट होने का। बहुत सारे मेरे एक्सपर्ट से बात हो रही है, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत के पास वो सारी क्वालिटीज हैं कि उन्हें G7 का परमानेंट मेंबर बन जाना चाहिए और उसका एक्सपेंशन करके, जैसे G8 शुरुआत में था, जब इसकी शुरुआत की गई थी आज से 50 वर्ष पहले, और फ्रांस से ही इसकी शुरुआत हुई थी, और 50 वर्ष के बाद एक बार फिर से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ग्लोबल चैलेंजेस को लेकर के। कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एमानुएल मैक्रो ये कहते हैं कि वी मस्ट अवॉइड द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस एंड स्टॉप द एस्केलेशन ऑफ द ट्रेड वॉर। स्पष्ट तौर पर इशारा किसकी तरफ है आप समझ सकते हैं, कैसे वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्बेंस हुआ है एक देश की वजह से, और टैरिफ की बात सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, चाहे वो यूरोप की बात है, डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो, ग्लोबल साउथ की बात हो, जिसकी आप लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर प्रेसिडेंट मैक्रो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आवाज है, ग्लोबल साउथ की आवाज है, वो यहाँ पर सुनी जाए। जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के बहुत बड़ा सवाल, जिसमें चाइना को इनवाइट किया गया, चाइना ने सिरे से मना कर दिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। कल यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने बोला कि जो कॉन्सेंट्रेशन है क्रिटिकल मिनरल्स का चाइना में, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन हम चाइना को टेबल पर लाना चाहते हैं, पहले उनसे बात करना चाहते हैं, और उनके माइंडसेट में चेंज बहुत जरूरी है क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को लेकर। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भले हो सकती है कि दूसरे जो अल्टरनेट कंट्रीज है वहां पर जाइए, और जो दूसरी कंट्रीज है जहां पर मिनरल्स है, उनको ये डर लगता है कि अगर क्रिटिकल मिनरल्स मिल भी गए उनके यहाँ, तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए वापस तो चाइना लेकर के जाया जाएगा और उनके देश को कुछ नहीं हासिल होगा। ऐसे में
पार्टनर कंट्रीज और ट्रस्टेड पार्टनर की बात करते हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, और यहीं पर बात आती है भारत की, जो कि भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में पूरी दुनिया देख रही है। और मुझे स्पष्ट तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि G7 के मंच पर भी भारत सशक्त तरीके से न केवल ग्लोबल साउथ की बात रखेगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश में जो रिफॉर्म एक्सप्रेस चला रहे हैं उसका भी जिक्र करेंगे। और जो इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस है, फ्यूल प्राइसेस को लेकर के, फूड प्राइसेस को लेकर के, फर्टिलाइजर प्राइसेस को लेकर के, जिससे हमारे यहाँ भी सब्सिडी बर्डन लगभग दोगुना होने जा रहा है, जिसमें हम सभी लोग चिंतित हैं, वो जरूर चर्चा के केंद्र में रहेगा। बिल्कुल अजय, जिन बातों को आपने रखा, ठीक है, ऐसी ही कुछ बातें यूरोप की 6 दिन की यात्रा पर ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में मार्क कार्नी, कनाडा के प्रधानमंत्री ने बातचीत करते हुए बहुत साफ ये कहा कि भारत जैसे देशों को शामिल करना ये दिखाता है कि G7 ये मानता है कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उसके पारंपरिक सदस्यों के दायरे से बाहर जाकर अब व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नजरिए की जरूरत है। वो नजरिया भारत के पास है। वो एक तरह से वो नजरिया ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की वो ताकत और वो कूटनीतिक कुशलता भी भारत के पास है इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए। गुरजीत सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आपके पास जाने से पहले गुरजीत सिंह ने कुछ सवाल उठाए थे जिस तरह से G7 को लेकर, और एक अंतर्द्वंद की भी बात की थी। गुरजीत सिंह जी, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि अजय जिस बात को कह रहे हैं कि राष्ट्रपति मैक्रो हो, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हो और तमाम वो सदस्य G7 के जो है, कई ऐसे मजबूत सदस्य हैं जो ये मानते हैं कि भारत की भागीदारी बढ़नी चाहिए। सदस्यता की बात नहीं हो रही है, लेकिन भारत अब सक्रिय भागीदार के तौर पर G7 के साथ दिखाई दे रहा है, वैश्विक चुनौतियों के समाधान देता। सही कह रही हैं। उनको संसार की इस समय की जो स्थिति है वो साफ समझ आ रही है, और वो समझते हैं कि उनके दुश्मन केवल रूस और चीन नहीं है, लेकिन दुश्मन टेबल पे भी बैठे हुए हैं उनके साथ। तो उनको वो बात का बैलेंस करना है, और वो बैलेंस करने के लिए भारत की जो एक भूमिका है वो उनको भाती है, क्योंकि भारत एक बैलेंस को टिल्ट नहीं करता है, लेकिन डेवलपमेंट एजेंडा, फाइनेंशियल एजेंडा, ट्रेड एजेंडा को बैलेंस करने की कोशिश करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर भारत की सदस्यता की बात हो तो G7 को आपस में एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा। भारत को उसके ऊपर अपना कोई डिप्लोमेटिक कैपिटल नहीं खर्चना चाहिए। भारत को यही है कि वो आपको बुलाते रहे और कहें आप हमसे जुड़िए, और जहां जहां हमें ठीक लगे हम उनसे जुड़ जाए। आफ्टर ऑल ये G7 कंट्रीज जो हैं सारी नेटो की सदस्य हैं, और नेटो के साथ तो हम नहीं लग सकते हैं। तो इसलिए हमें भी थोड़ा कुछ सब्जेक्ट पे दूरी बनानी है, कुछ सब्जेक्ट में साझा होना है। ये हमें चुनना हमारा जिम्मा है, हमारी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन दरवाजा उनको खोलना है। बिल्कुल। और वो किस तरीके से, क्या जो दरवाज़ा खोला जाता है, जिस तरीके से हम भारत की सदस्यता की बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए सचिन जी, क्या इसमें जैसा हम देख पा रहे हैं भारत में एक स्थायित्व जो नज़र आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लगातार वो 7वीं बार इसमें शिरकत कर रहे हैं, क्या वो एक स्थिरता जो है उसकी वजह से पूरी विश्व का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है? मुकुल जी, देखिए, जैसा मैं कह रहा था, ये लगातार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक नेतृत्व क्षमता रही है, उससे विश्वास न सिर्फ ग्लोबल साउथ का भारत में बढ़ा है, बल्कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि भारत अनावश्यक रूप से डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, विकासशील और विकसित राष्ट्रों के बीच की खाई को बढ़ाना नहीं, कम करना चाहता है। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो जो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन के प्रोग्राम हमने यूरोप के साथ मिलकर के, जर्मनी के साथ मिलकर के अफ्रीका में करे, जापान के साथ मिलकर के एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बात करी, तो ये जो सबका साथ सबका विकास स्थानीय स्तर पर प्रधानमंत्री कहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जियोपॉलिटिक्स के माध्यम से निकल करके आता है। और विकास के रास्ते में जियोपॉलिटिक्स न आए, इसका जो लगातार प्रधानमंत्री ने नेतृत्व दिया है जिस विषय पे, उसके चलते भारत में ग्लोबल लीडरशिप की क्षमता और उसमें विश्वास, ये दोनों बातें निकल करके आई हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो
आज का सत्र जैसा आप अभी मिश्रा जी ने बताया कि फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स का जो सत्र होगा उसमें चाहे फूड की क्राइसिस हो चाहे एनर्जी की क्राइसिस हो। अब आपको याद होगा कि जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस के समय रशिया ने फूड का शिप ब्लॉक कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तब भारत ने एडिशनल फूड भेजा और तब यूक्रेन की मदद हुई। तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल पब्लिक गुड हैं, जो जीपीजीस कहे जाते हैं, उसमें भारत की एक अभिन्न क्षमता है और एक विश्वास है, एक आत्मविश्वास है जो लगातार निकल करके आ रहा है। और आर्थिक क्षेत्र में भी जो हमारी प्रगति लगातार हुई है उससे भी लोगों के मन में विश्वास एक निकल करके आया है। जिस ढंग से हमने आर्थिक मंदी से जूझे, जिस ढंग से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेकर के आ पाए, मुकुल जी, ये सारा अंतरराष्ट्रीय जो शोध संस्थान है उनमें देखा जा रहा है, उनमें समझा जा रहा है, और इसलिए वो इस बात को समझ रहे हैं कि भारत का ये जो अचीवमेंट है ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जी, अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, हम देखते हैं भारत की भूमिका अहम है कई मायनों में। भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज के तौर पर इन तमाम मंचों पर बड़े पैमाने पर उनके तमाम मुद्दों को रखता रहा है। जब ये दौर टेक्नोलॉजी की क्रांति का है, ऐसे में एआई से जुड़ी टेक्नोलॉजी है उनको साझा करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से जो चुनौतियां हैं उनका सारा भार विकासशील देशों पर डालना, ये भी विकसित देशों के एक तरह से उस रुख के खिलाफ है जिसके साथ हमेशा भारत खड़ा रहा है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं जब मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन विफल रहा है, चीन लगातार अमेरिका की आर्थिक एक तरह से मजबूती को चुनौती दे रहा है, और अगर हम तुलना करें जीडीपी की भी और G7 के देशों की भी करें अजय, तो 2003 में जो 64% था वो अब घटकर लगभग 45% रह गया है। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर भारत का हम ग्राफ देखें, भारत पिछले इतने सालों से G7 में एक आउटरीच देश के तौर पर भागीदारी करता रहा है, तो इसमें 2003 से भारत अब $4 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था के तौर पर सामने है। भारत की भूमिका कैसे और मजबूत हो रही है और कैसे इन मोर्चों पर भारत एक नया विकल्प दे रहा है? जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भारत की भूमिका है और ज्यादा सशक्त हो रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार भारत को बुलाया जाना, और यहाँ तक कि कुछ इकोनॉमिस्ट से मेरी बात हो रही है, वो तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से ज्यादा अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। स्पष्ट तौर पर वो फ्रांस के राष्ट्रपति का जिक्र कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है, प्रशासनिक अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12.5 वर्षों का मुख्यमंत्री के तौर पर, अभी 12 वर्ष उन्होंने पूरा किए हैं केंद्र में एक प्रधानमंत्री के तौर पर, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री के तौर पर। तो उनका जो अनुभव है उसको सभी लोग स्वीकारते हैं। और आपने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, चाइना का जिक्र किया, स्पष्ट तौर पर ये बड़ी इकोनॉमीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, और सभी लोगों की निगाहें इन पर जरूर रहती हैं। अमेरिका को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, बड़ी महाशक्ति है। एक टैरिफ की वजह से आप देखिए पूरी दुनिया में उथल पुथल का माहौल रहा, और बहुत सारे लोग जो ट्रेड डील्स हैं उस पर बातचीत करते हुए नजर आए। बहुत सारे लोगों ने घुटने भी टेके अमेरिका के आगे। इसी तरह से चाइना इतनी बड़ी महाशक्ति बन चुका है, इतनी सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो इतना दबदबा है चाइना का। एक्सपोर्ट्स को लेकर के देखें, कई देशों में सस्ती चीजें पहुंचाने का अगर हम जिक्र करें तो चाइना को भी नजरअंदाज करना बहुत सारे मेजर इकोनॉमीज के लिए या छोटी इकोनॉमीज के लिए बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में भारत का एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में अपने आप को, एक विकल्प के रूप में अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर रहा है, और लोगों का भरोसा धीरे धीरे बढ़ रहा है भारत में, इसमें कोई दुरा नहीं है। लेकिन इसके इतर मैं एक सवाल सचिन चतुर्वेदी से करना चाहता हूँ, ये कि भारत भले बहुपक्षीय मंचों पर ये वैश्विक मुद्दों की बात करे, लेकिन जिस तरह से हमने अपने आप को आइसोलेट करने के लिए वैश्विक संकट से जिस तरह से हमने FTAs किए, चाहे वो EFTA के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ हो, ओमान के साथ हो, सबसे मदर ऑफ ऑल डील्स EU के साथ हो, USA के साथ हो, ये जो सचिन सर जो ये ट्रेड डील्स हमने की है बायलैटरली, और आज भी 3 बायलैटरल्स है, कल भी 3 बायलैटरल्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा फोकस करते हैं। अगले 5 से 10 वर्षों में आपको क्या तस्वीर नजर आती है भारत की ग्लोबल ट्रेड की, अगर हम आपसे समझना चाहें? सचिन जी, आप अजय जी, अगर आप देखें तो हम वापस उसी पुराने आर्थिक व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं जब भारत आर्थिक दृष्टि से सभी देशों से जुड़ा हुआ था। जो पिछले कुछ दशकों में हमने एक इनर लुकिंग इकोनॉमी बना दी, एक जो कंजर्वेटिव इकोनॉमी बना दी, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार उसको तोड़ने का प्रयास किया है और उसके अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रयास किया है।
चाहे हम इन्वेस्टमेंट में देखें, चाहे ट्रेड में देखें, चाहे जो आपने बिल्कुल सही कहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की दृष्टि से देखें। ईयू के साथ जो मदर डील हमने करी है वो एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हमारे लिए है, लेकिन इसी के साथ हमने विकासशील राष्ट्रों के लिए भी भारत के द्वार खोल दिए हैं। ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस में अब कई गुना ज्यादा हम सामान अपने एलडीसी मित्रों से ले रहे हैं। तो ये जो व्यापार का एक सोच सामने प्रधानमंत्री ने रखा, जो भारत का डेवलपमेंट असिस्टेंस है उसको हमने जैसा प्रधानमंत्री ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट कहा, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कंसेशनल फाइनेंस, ग्रांट, इन सभी पांचों इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर के सामने रखा। तो अजय जी, एफटीएस के साथ अगले 5 या 8 वर्षों में भारत का डेवलपमेंट फाइनेंस, उसके साथ में टेक्नोलॉजी, इन तीनों का एक सम्मिश्रण हमें विकसित और विकासशील देशों को मिलाकर के सामने रखने का एक अनूठा अवसर जो अभी हम लोग अभी रच रहे हैं, आपको उसके परिणाम बहुत जल्दी दिखना शुरू होंगे। जी बिल्कुल, बहुत जल्दी परिणाम जो है उसका हम देख सकेंगे। लेकिन गुरजीत जी, जैसा आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक सहमति जो है वो G7 में नज़र नहीं आती, अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर, लेकिन क्या भारत को उस नज़रिए से देखा जा रहा है कि अगर एक सहमति हमें बनानी है तो वहाँ पर भारत जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? इसीलिए जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अभी ईवीआन में, उन्होंने जो वो एक ब्रोशर पढ़ के सुनाया था, उसमें ये लिखा था कि भारत, ब्राजील और कोरिया और केन्या, ये 4 देश हैं जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट बेस पे G7 में आमंत्रित किए गए। जो बाकी आप देश देख रहे हैं, यूएई, इजिप्ट, सीरिया, कतार और यूक्रेन, ये अपने युद्ध के कारण समाधान ढूंढने के लिए वहां बुलाए गए, उनका पार्टिसिपेशन अलग है। ये हम 4 देश जो हैं, जिसमें ब्राजील, भारत, कोरिया, और कोरिया में ख्याल आगे जाके G20 चेयरमैन बनेगा यूएस के बाद, और हम हैं, ब्राजील हैं। केन्या इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जैसे मैंने कहा साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाना था, और केन्या फ्रांस का नया दोस्त है अफ्रीका में, तो इसलिए अभी उन्होंने अफ्रीका फॉरवर्ड समिट मैक्रोन और रूतो ने के नायरोबी में की थी पिछले महीने। तो ये देशों का जो रोल है वो है कि आगे जो हम डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी की बातें करें, इंक्लूसिव ग्रोथ की बातें करें, उनमें हमारी आवाज भी सुनाई दे, सबसे आगे भारत की आवाज। लेकिन जो G7 का सम्मेलन होता है, उसके जो नतीजे होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि वो आपको कहे जी आपने इसको चलाया नहीं, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है कि हम ये देखना चाहते हैं। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है जी? इम्प्लीमेंटेशन बायलैटरली होता है। जैसे आप सचिन जी ने बताया कि भारत का कनाडा और EU से, फ्रांस उसी में आ गया, और यूके के साथ अलग अलग FTAs हैं, जापान के साथ सेपा है। इनके अधीन हम क्या क्या कर पाएंगे जो नतीजे यहां मिले। जैसे AI को हम बायलैटरली क्या वही समाधान दे पाएंगे जो हमने AI समिट में, या अभी जो 18 तारीख को समिट होनी है विवाटेक, उसमें निकलेगा, वो हम दे पाएंगे? जो क्रिटिकल मिनरल्स की इतनी बात होती है वो हम बायलैटरल FTAs में ही कर पाएंगे। और जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने ठीक कहा कि भारत का मकसद है, दुनिया में क्रिटिकल मिनरल की कमी नहीं है, कमी है प्रोसेसिंग की और सप्लाई चेन की, क्योंकि वो सब चीन की तरफ जाती है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए भारत में प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का निवेश होना चाहिए। ये निवेश कहां से आएगा? जापान से, EU से, कनाडा से, ये होगा, कोरिया से। तो ये लोगों के साथ जो प्रधानमंत्री की बातें होती हैं या FTAs की बातें होती हैं, ये फिर G7 के नतीजे, उसके दायरे में हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अजय, जिस तरह से आपने अपनी बातों को रखा और उन्हीं तमाम सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ भी दे रहे हैं अजय, इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि जिस तरह से गुरजीत जी ने कहा कि कोई एक तरह से जो इसमें तय होगा G7 के मंच पर, बाध्य नहीं है कोई देश की उसको अपनाए,
लेकिन किस तरह से बायलैटरल संबंधों के साथ उसको अपनाया जाता है। तो ऐसे में अगर 3 बड़े मसले जो सप्लाई चेन्स को लेकर लगातार जो समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि फ्रांस ने अपना एक तरह से मुख्य विषय भी रखा है कि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, तो इसमें इन 3 मोर्चों पे जिसमें प्रोटेक्शनिज्म है, सप्लाई चेन्स है और जो एक आर्थिक उथल पुथल है, एनर्जी क्राइसिस है, इनमें किस तरह से और देशों के साथ एक सहमति, एक रोड मैप पे काम हो सकता है। देखिए ऋतु जी, जब आज शिखर सम्मेलन की सुबह शुरुआत हुई तो जो पहला सेशन था वो यूक्रेन यूरोप के ऊपर केंद्रित था। तो यूक्रेन संकट को लेकर के यूरोप की क्या भूमिका होनी चाहिए उसको लेकर के यह बातचीत हुई है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये बातचीत चली। प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसमें मौजूद थे। अभी ये खबर आ रही है धीरे धीरे चल करके कि हो सकता है यूरोप ने अमेरिका को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की हो कि कम से कम आप मॉस्को के साथ एक दोबारा बातचीत शुरू करिए और 4 सालों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, यूक्रेन संकट को समाप्त करने का प्रयास कीजिए, जो कि पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी। हमेशा अमेरिका यूरोप पर आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने साथ नहीं दिया, चाहे वो ईरान का मसला हो, चाहे रशिया का मसला हो। इसी तरह से यूरोप कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा अमेरिका को समझाने की कोशिश की जाए। दक्षिण अफ्रीका का आपने जिक्र किया था, ऐसा बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि अमेरिका के प्रेशर में जो फ्रांस है उसने दक्षिण अफ्रीका को नहीं बुलाया, क्योंकि आपको याद होगा कि G20 की प्रेसिडेंसी जब साउथ अफ्रीका की थी तो प्रेसिडेंट ट्रंप बीच में ही छोड़ करके उसको चले आए थे। और इस वक्त इस अपनी प्रेसिडेंसी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को नहीं बुलाया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो आपने प्रायोरिटीज की बात की, जिसमें कि प्रेसिडेंट मैक्रो चाहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज केंद्र में हो, लेकिन उनकी मजबूरी है। प्रेसिडेंसी ऐसे वक्त में आई है जब पूरी दुनिया युद्ध के संकट से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट जो दूसरा सेशन था आज का ऋतु जी, वो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस के ऊपर था और जितने भी दूसरे देश थे जिसमें कतर भी शामिल है वो भी आए हुए थे, इजिप्ट शामिल है। ये सारे देशों के प्रतिनिधियों के साथ भी लगातार बातचीत चल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, यूक्रेन क्राइसिस का कुछ हल निकाला जाए और उसके बाद आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात कर सकते हैं। जब तक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी और बड़े देश होने की वजह से ये जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह आपने कहा कि कोई बाइंडिंग नहीं होगा, पहली बात जी अजय, इस वक्त शायद G7 में भी है कि कोई फाइनल कम्युनिके नहीं आने वाला, शायद लीडर्स स्टेटमेंट आए और कई सारे मुद्दों पर लीडर स्टेटमेंट आ सकता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि कंसेंसस बनाने की जरूरत है इस वक्त, बट प्रेसिडेंट मैक्रो इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं, वो ट्रंप के जो ट्रेंट्रम्स हैं उनको सह करके क्या किसी सहमति पर सभी को ला पाएंगे, वो एक बड़ी बात है। चाइना को किस तरह से वो क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई के तौर पर एक विश्वसनीय पार्टनर बदल पाएंगे, उसमें बहुत ही अभी संशय दिख रहा है। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जानते हैं कि शायद अगली जो प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास जाने वाली है उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा हो सकता है बढ़ जाए इन सारे मुद्दों को और भी ज्यादा सशक्त तरीके से डील करने के लिए। जी बिल्कुल। और ऐसे में खासतौर से सचिन जी अगर देखा जाए जो G7 सदस्य देश हैं, वैश्विक GDP की जब हम बात करते हैं तो करीब 44-45% इनकी हिस्सेदारी उसमें नज़र आती है। लेकिन ऐसे में जब हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सप्लाई चेन जो है वो किस तरीके से अब शिफ्ट हो सकती हैं उसकी बात कर रहे हैं, क्या असर इसका नज़र आएगा और क्या एक कोशिश ये भी है कि कैसे इस हिस्सेदारी को हम बढ़ा सकें? सचिन जी। मुकुट जी, इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं मुझे लगता है। सबसे पहला जो हम लोगों को देखना होगा वो, जैसा अजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो फाइनेंस और फाइनेंस से रिलेटेड गवर्नेंस के मॉडल्स हैं जो अभी हम नए सिरे से देख रहे हैं उन तमाम क्षेत्रों में जहां सप्लाई चेन डिसरप्ट हुए हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खूब ड्राई आउट हुआ है। तो ये जो ऋतु जी का सवाल था उनको कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसमें क्या होगा, तो उसमें 3 तरह के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं अभी जिसके बारे में भारत लगातार कह रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का टूटना एक महत्वपूर्ण क्राइसिस ग्लोबल साउथ के लिए है क्योंकि इंडेटेडनेस बढ़ गई है। ग्लोबल साउथ का जो डेट का लेवल है वो कई गुना ऊपर चला गया है और इसलिए उनके पास में अब हेल्थ या सोशल सेक्टर्स के लिए पैसा देने की अब कैपेसिटी रही नहीं है। तो अफ्रीका और कई ऐसे छोटे देशों के सामने ये संकट बड़ा खड़ा हो चुका है। दूसरा, आपको याद होगा 2023 में भारत ने प्रयास किया था कि जो
रीजनल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, इनका रिकैपिटलाइजेशन हो, उसको चाइना ने ब्लॉक कर दिया। तो अब ये एक ऐसा फोरम G7 का है जहां चाइना नहीं है और हम ऐसे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन की खुलकर चिंता कर सकते हैं, जिसके बारे में अमेरिका भी एक सहमति रखता है। तीसरा, उन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को जो डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण करेंगे, जैसे IMEC कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो राष्ट्र यहाँ मिल रहे हैं उन्हीं राष्ट्रों का एक आउटकम है। UAE के साथ शुरू होकर के इटली में खत्म होना है, अमेरिका का सपोर्ट है, EU का सपोर्ट है और भारत उसमें सहमति राष्ट्र है। तो ये जो अभी महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स में जो बदलाव की बात है वो इन तीनों में है। उनमें कनेक्टिविटी है, उसमें मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग है और जो डेवलपिंग कंट्रीज की क्राइसिस डेट के कारण हुई है उसको एड्रेस करने की क्षमता चाहिए। जी गुरजीत जी, भारत ऐसी भूमिका में कितना बड़ा एक तरह से सेतु साबित होने जा रहा है ग्लोबल साउथ की आवाज के लिए, पश्चिमी देशों के सामने विकासशील देशों की एक मजबूत आवाज, क्योंकि जो तमाम संकट अभी प्रोफेसर सचिन जी ने गिनाए हैं वो संकट बड़े हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए, अपने आर्थिक विकास के, अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, अपने विकसित होने के लिए, ये तमाम वो समस्याएं हैं। आपका मजबूत छवि तो है, मजबूत कितनी है इस पे कुछ सवाल अभी रहते हैं, क्योंकि आजकल दुनिया बड़ी ट्रांजैक्शनल हो गई है। वो ये नहीं देखता है कि पिछले कई बार मंडेला के साथ क्या हुआ या पिछली बारी 10 साल में क्या हुआ, 5 साल में क्या, वो देख रहा है इस साल में आपने मेरे साथ क्या किया। ये पूरी दुनिया ये देख रही है। अगले साल ये युद्ध की बातें भूल जाएंगे और कोई नए क्राइसिस में घुस जाएंगे। वो याद ही नहीं रहता है कि किसने किसको मारा, पर उनको ये भी याद नहीं रहता है किसने किसके लिए क्या किया। इसलिए आपको हर साल अपनी छवि नई बनानी पड़ती। इसमें जो सचिन जी ने 2 बातें कही, पहली बात उन्होंने कही मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, खासकर जो रीजनल बैंक। अब जैसे अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक है, अब भारत की अफ्रीका में छवि तो बहुत अच्छी है, हमने पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी बनाई है, हम तो वहां पर डेवलपमेंट कोऑपरेशन पार्टनर की तरह से सम्मानित हैं। लेकिन अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक में भारत का शेयर 0.12% है, हमारा डायरेक्टर भी नहीं है। तो अगर हम मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात आगे ला रहे हैं तो क्या हम खुद उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं, ये एक बात आती है। दूसरी बात IMEC की बात हुई, IMEC भी बड़ी अच्छी चीज है, पर IMEC में भी भारत का रोल क्या होगा। अब इन चीजों में केवल सब कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर का रोल काफी नहीं होता है, आपको अपनी क्षमता और डिप्लोमेसी और फाइनेंशियल पोजीशन सब आगे लानी पड़ती है। इसलिए जब आप कहते हो कि मैं G7 का सहयोगी हूं, तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर एक दुनिया के लिए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ज्यादा करनी चाहिए, और ये हमारे सामने एक दुविधा रहेगी, क्योंकि इसके लिए हमें अपना ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा और वो बढ़ रहा है। आपने बताया, सचिन जी ने बताया, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसकी एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि अगर हम मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम खुद उसमें हिस्सा बनेंगे कि नहीं। अगर हम जैसे AIIB में तो भारत ने हिस्सा लिया, बट अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक तो हमने नहीं लिया आज तक, हालांकि अफ्रीका में हम बहुत काम करते हैं। गुरजीत जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भारत लगातार ग्लोबल साउथ की एक बुलंद आवाज के तौर पर है, ग्लोबल साउथ में विकास के लिए विकसित देशों को भी आगे आने की जरूरत है, इसकी वकालत भारत कर रहा है। और भारत ने अपने सहयोग की अगर बात करें तो भारत ने जिस तरह से अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तमाम देशों के साथ शेयर किया है और ग्लोबल साउथ के तमाम देशों के साथ भी उसे साझा करने की बात कर रहा है लगातार, और इसमें कई तरह के समझौते हुए जिसमें साझा भी किया। तो भारत के
प्रयास अपने स्तर पर ऐसे रहे हैं जो विकसित देशों के लिए और खासकर इस तरह के मल्टीलैटरल मंचों पर इन देशों को ये प्रेरणा दे कि किस तरह से और मजबूत करने की जरूरत है तमाम उन विकासशील देशों को? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा मतलब ये था कि जब प्रधानमंत्री मोदी G7 में अपनी बात रखते हैं, एक रिस्पेक्ट इस बात की आती है कि जो भारत कहता है उसने किया है। और आपने कई उदाहरण दिए अभी, DPI, ये जी हमने बहुत चीजें की हैं ग्लोबल साउथ के लिए। हाँ। वही मैं कह रहा हूं, अगर आप और बातों में शामिल होंगे जैसे AI, तो मैंने आपको पहले कहा कि AI समिट के नतीजे हम आगे बढ़ाएंगे। और अगर हम और डेवलपमेंट फाइनेंस की बात करेंगे तो उसमें हम क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे। और अगर सप्लाई चेन्स खासकर क्रिटिकल मिनरल की बनती हैं तो हम उसके प्रोसेसिंग में निवेश कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो इसमें भारत का एक सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, बट एक रोल है। ठीक, वो रोल बड़ा क्लियर होना चाहिए प्रोफेसर जब आप स्टेटमेंट। जी, प्रोफेसर सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सचिन, भारत के रोल की बात कर रहे हैं गुरजीत सिंह जी और कह रहे हैं कि उसमें भारत को और ज्यादा सतर्क भी होने की जरूरत होगी, क्योंकि जैसे जैसे भूमिका बढ़ रही है वो अब रिजल्ट ओरिएंटेड भूमिका भी रहेगी। आप बिल्कुल ऋतु जी, गुरजीत सिंह जी उन कुछ एम्बेसडर्स में से हैं जिन्होंने अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप तीनों में सर्व किया। तो इसलिए जो क्षेत्र अभी हमारे ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो अफ्रीका की बात हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया की बात हो, और उसमें भी इंडोनेशिया जैसा कंट्री जो सबसे बड़ा है, और फिर यूरोप में भी जर्मनी जैसा देश जहां वो हमारे एम्बेसडर रहे, दोनों जगह पर, तो उनका ये कहना बिल्कुल उचित है कि हमें रीजनल बेसिस पे स्ट्रेटेजिक लेवल पर कंसोलिडेशन की आवश्यकता है। और जिस साझा विकास की बात ग्लोबल साउथ बार बार करता है, उसकी आवश्यकता भी है कि हम फाइनेंस के फ्लो को कंसोलिडेट करें, हम इन्वेस्टमेंट को कंसोलिडेट करें। अब वेस्ट के पास में ग्रोथ नहीं है लेकिन मनी है। जो पुराना पैसा है वो वेस्ट के पास है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ हमारे पास है। जो यूथ का डिविडेंड है वो हमारे पास है, भविष्य हमारे पास है। तो ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, और अभी ऋतु जी हमने एक एनालिसिस करी है 1960 से लेकर के 2025 तक G7 का जो ग्राफ है वो कैसा लगातार नीचे जाता जा रहा है। बिल्कुल, विश्व के प्रोडक्शन में, विश्व के ट्रेड में ग्लोबल साउथ का कैसा शेयर राइज हुआ है और G7 का कैसा डिक्लाइन हुआ है। तो ये हमारे सामने आंकड़े हैं, और ये मैंने दोनों तरह से करके देखा, चाइना को हटा के भी किया और चाइना को रख करके भी किया जी। बहुत फर्क नहीं आता, क्योंकि ग्लोबल साउथ के सारे देश एक अपस्विंग पर हैं। और जिन देशों को फ्रांस ने यहाँ बुलाया है, चाहे वो इंडिया और UAE है, एशिया से लैटिन अमेरिका से ब्राजील है, अफ्रीका से इजिप्ट और केन्या है, साउथ कोरिया है, यूक्रेन है, कीनिया है। जी, तो ये जो देश हैं ये अपने तय विकास कर रहे हैं। इनकी जो विकास की गति है वो उनकी ताकत पर तेजी से आगे बढ़ रही है। तो G7 इस बात को समझ रहा है कि किन देशों में एंडोजेनस ग्रोथ एनर्जी है, और वो जो एंडोजेनस ग्रोथ एनर्जी है वो अगर उनमें से कुछ देशों के साथ कंबाइन होती है तो उनके भी तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनको भी तो आगे सस्टेन करना है। तो ये जो गुरजीत सिंह जी ने बात कही वो बिल्कुल सही है कि विकसित और विकासशील देशों का आपसी जो सफर है, जो आपसी तालमेल है, वो बहुत जरूरी है। और इस मामले में ही 2019 से लगातार प्रधानमंत्री जो 7वीं बार शिरकत कर रहे हैं G7 सम्मेलन में, वो एक विश्वास का प्रतीक, वो एक जैसा मुकुल जी पहले कह रहे थे कि वो कंटिन्यूटी है, मैं समझता हूं कंटिन्यूटी के साथ साथ वो विकास का और विश्वास का प्रतीक है। विश्वास का प्रतीक एक सबसे बड़ा, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल विश्वास का एक बड़ा प्रतीक भारत मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में दिखाई देता है। गुरजीत सिंह जी, जो जिन बातों को आप रख रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक तरह से न सिर्फ चर्चा का बल्कि
भारत के लिए और सोचने की एक जरूरत है उन तमाम विषयों पर, जब संपर्क और सहयोग को लगातार भारत आगे बढ़ा रहा है, अपनी भूमिका को विस्तार दे रहा है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो है वो ट्रस्ट का एक फैक्टर है, वो भारत के पास मुझे लगता है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में सबसे ज्यादा है, और वही एक ड्राइविंग फोर्स भी है, वही एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक बड़ा एक तरह से एक संकेत भी है। विश्वास का प्रतीक जो आपने कहा, बहुत अच्छा कहा, लेकिन जब अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं एक हमारे मित्र देश के राष्ट्रपति का, उनके दायरे में जाकर ये विश्वास का प्रतीक उनका टूट जाता है। भारत सरकार ने उनके साथ नॉन प्रोवोकेटिव बिहेवियर अडॉप्ट किया, हालांकि उनकी तरफ से बार बार प्रोवोकेशन आती है, लेकिन भारत की जो जनता है उसके ऊपर जो वार किए गए हैं उनसे अब अमेरिका विश्वास का प्रतीक नजर नहीं आता। तो ये एक भारत सरकार के लिए दुविधा आ गई। पहले तो भारत के लोग अमेरिका को बहुत प्यार करते थे, और जब सरकार ने प्यार करना शुरू किया तो वो दोनों एक ही पटड़ी पे आ गए। अब भारत सरकार तो अपना निश्चय रख रही है, जैसे मैंने कहा प्रोवोक नहीं हो रही है, लेकिन आम आदमी के लिए अमेरिका एक प्रतीक है कि देखिए जंग छेड़ दी, ईरान में तेल का दाम बढ़ गया, हमारे बच्चों को वीजा नहीं मिलता, पढ़ने के अवसर नहीं मिलते, कई चीजें प्रॉब्लम आ गई। बिल्कुल गुरजी जी, लेकिन इन सब के बीच अगर देखा जाए तो भारत की जो कूटनीति है, शायद उसने हर मुश्किल जो आई है, हर चुनौती जो आई है, उसको शायद हमने पार करके दिखाया है। नहीं, मैंने वो पहले कहा है आपको कि हमारी जो कूटनीति मतलब सरकार की लेवल पे हमने नॉन प्रोवोकेटिव रखी है, कि वहां से कुछ भी बोलते रहे हम उसका पलटवार नहीं करते। तो इसलिए ये नहीं है कि हमारे ऊपर जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति पे टूट गए थे, वो स्थिति हमारी नहीं आती है, क्योंकि हम अच्छी तरह कूटनीति चला रहे हैं। लेकिन रियलिटी में आपको कितना फायदा हो रहा है अमेरिका की हाथ मिलाने से, वो उस क्वेश्चन पे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ भारत में नहीं, जो बाकी 6 देश हैं G7 में, उन सब में पूछे जा रहे हैं। अब जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मेलोनी है, वो तो ट्रंप के बहुत नजदीकी थी, अब उनके आप देख लीजिए पब्लिक स्टेटमेंट्स। तो ये जो ट्रंप के दोस्त उनसे खफा हो रहे हैं। आज आप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के स्टेटमेंट देख लीजिए, वो चुने हुए हैं कि दोस्त ना रहा, लेकिन दुश्मन से तो प्यार करने को वो तैयार है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको कूटनीति एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, और अब इसको निभा रहे हैं। लेकिन इसके नतीजे हम कैसे पहुंचेंगे, ये मुझे अभी क्लियरली समझ नहीं आ रही। जी हाँ, बिल्कुल। वैश्विक राजनीति की जटिलताएं जो हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उन जटिलताओं में भी भारत ने, और कई ऐसे मोर्चे आए, अगर पिछले 2 या 3 साल में हम बात करें प्रोफेसर सचिन, कि कई ऐसे मोर्चे आए, क्योंकि कई ऐसे बड़े युद्ध आए जिसमें दुनिया 2 हिस्सों में बटी दिखी, लेकिन भारत लगातार जिस तरह से तटस्थ होकर एक ही बात करता रहा है कि युद्ध से समस्याओं का हल नहीं है, कूटनीतिक बातचीत से होगा। और क्या आप ये मानते हैं कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की नीति आज पहले से अधिक प्रासंगिक हो गई है? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल